अब हमारी नई टॉपिक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो एनसीईआरटी के अनुसार 11th का यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यह पहला लेक्चर है जो अपने आप में एक प्लेलिस्ट की शुरुआत है और इसमें हम लोग लाइफ के बेसिक यूनिट सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अब सेल आप 6 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहां कोई नई बात नहीं है, केवल आपके नॉलेज को इन्हांस करना है, इंप्रूव्ड करना है। आप सब लोग सेल के बारे में जानते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वह क्यों है, कैसे है, इसकी बात हम लोग आज करें। अभी तक हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी जानकारी ली। आज से हम बायोलॉजी क्या है, लाइफ क्या है और लाइफ की स्टडी में सेल की भूमिका क्या है, इस पर प्रकाश डालें। यानी वास्तविक तौर से हम लोग अब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी जिसे आप कहते हैं, वहां सेल या कोशिका की क्या भूमिका है। आपका यूनिट जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो और उद्देश्य है कि एनसीईआरटी जो नेशनल कैरिकुलम है उसकी बातों को समझना, तो देखो वो क्या कहा है। चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 8 में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल, चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल पहले पढ़ा है। मैंने ये प्रयास किया है कि आपको बेहतर ढंग से बात आपके दिमाग में मैं बैठा सकूं। आइए, तो यह स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल जो यूनिट है, उस यूनिट का इंट्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उसी इंट्रोडक्शन को मैं यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं। स्क्रीन पर जो पेज दिख रहा है यह एनसीईआरटी का पेज है। क्या कह रहे हैं? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। कि जब बायोलॉजी की डिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे तो उसमें हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका अध्ययन और उनके अंदर डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं, या इसको हम लोग कहते हैं जैव विविधताएं, बायोडाइवर्सिटी। यह ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी का, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना। It is the cell theory
that emphasizes the unity underlying this diversity of form। कहता है कि वह एक सेल थ्योरी है जो आप 6th क्लास से जानते आए हैं। वो स्टेट करती है, वो बताती है कि विश्व में जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वे सारे एक ही हैं, एक ही पैटर्न पर है। क्या है वो पैटर्न? अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म। एग्जाम्पल, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। वो एकता, यूनिटी या समानता क्या है? कि सारे जीवों की ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, सेल से बने हुए हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन। दो बातों को जानना है, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन। सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चैप्टर 8 एंड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, सेल साइकिल से रिलेटेड चैप्टर 10। Given in this chapter comprising this unit, cell theory also created a sense of mystery around living phenomena. Example like physiological and behavioral process. The mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed। कहता है कि सेल थियरी जो मिस्ट्री क्रिएट करती है उसके अनुसार दुनिया के जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनका फिजियोलॉजी माने उनके कार्य करने का तरीका, उनके आंतरिक कार्य करने का तरीका और बिहेवियर, स्वभाव के जो प्रोसेस होंगे वो भी एक दूसरे से अलग अलग होंगे। सेल एक होते हुए भी फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस दोनों में डिफर करेंगे। आखिर क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? इस बात को जानने के लिए क्या है रिक्वायरमेंट? इंटेग्रिटी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लिविंग फेनोमेना टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व। कि सेल के अंदर जो फेनोमेना होती है उसको या तो हम सेल फ्री सिस्टम या लैबोरेटरी कंडीशन में डिमोन्स्ट्रेट करें, दर्शाएं या देखें। In a study and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate। यही बात मैं समझा रहा कि उस बातों को, उस मिस्ट्री को रिवेल करने के लिए अब आपको लैबोरेटरी के अंदर काम करनी होगी, सेल के बाहर काम करनी होगी, सेल फ्री सिस्टम में काम करनी होगी, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट को करना होगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल से प्रभावित होगा। इसलिए उसका नाम दिया फिजियोकेमिकल अप्रोच। दिस अप्रोच enables us to describe the various process in molecular term। ये अप्रोच क्या करते हैं? हमको इनेबल करते हैं किसी भी फेनोमेना के फंडामेंटल को जानने के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस पर, बायोमॉलिक्यूल्स के आधार पर। The approach is established by analysis of living tissue for element and compound। एनालिसिस अब क्या करना होगा? लिविंग टिश्यू। तो टिश्यू, ब्लड क्या है? टिश्यू है। तो आप किसी भी जीवधारी के बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को जानना है तो आप ब्लड को देखें। अब ब्लड को देखेंगे तो ब्लड किस चीज से? सेल बना हुआ है, टिश्यू है तो सेल है, सेल को देखें। उसके साथ उसकी मैट्रिक्स है, उसमें बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल को देखें। सेल आरबीसी के अंदर जाए तो फिर उसके हीमोग्लोबिन को देखें जो प्रोटीन का बना है। अगर हीमोग्लोबिन को देखें तो उसके अंदर ये देखें कि हीमोग्लोबिन वाई रेट, तो वहां आपको हीम मिलेगा, कंपाउंड। अगर हीम को आप देखेंगे तो फिर उसके अंदर एलिमेंट आयरन मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंड बेटर? ये बात तुम्हारा
जो इंट्रोडक्शन है किताब का, ये अप्रोच देता है कि बेटा इस अप्रोच पर आपको चलना है, इस तरह की अप्रोच पर काम करना है। दैट इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी। The approach is established by the analysis of the living tissue for element and compound. It will tell us what type of the organic compound are present in living organism. यह हमें यह भी बताता है कि किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपाउंड डूइंग इनसाइड ए सेल? व्हाट आर दिस कंपाउंड डूइंग इनसाइड ऑफ सेल? वही बात जो मैंने अभी समझाया कि ठीक है, सेल के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर हीम है, हीम के अंदर आयरन है, ये करते क्या है? व्हाट इज देयर फंक्शन? व्हाट इज देयर फिजियोलॉजिकल अप्रोच? एंड इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्नाइजेशन, सो एंड सो। आप बिल्कुल मेरी बात को समझ रहे होंगे कि बायोलॉजी की सेंस क्या है। ये जो पेज है यह आपको बता रहा है। इन अदर वर्ड, वी आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस? कि प्रत्येक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो बिहेवियरल प्रोसेस से लिंक्ड है, उसका मॉलिक्यूलर अप्रोच क्या है, इस नजर से सेल को पढ़ना। तो खैर कोई बात नहीं है, आप मॉलिक्यूलर अप्रोच को जानते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, लिपिड क्या है, एंजाइम्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। इसलिए ये किताब जो कह रहा है उस अप्रोच पर आप चल रहे हैं, उस अप्रोच को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। आप पहले से बायोमॉलिक्यूल की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, इसलिए आपको बहुत ही आप इंजॉय करेंगे सेल को देखने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। It also explains the abnormal process that occur during any disease condition. कहता है कि जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस पर एनालिसिस करते हो तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को जानोगे, बिहेवियरल प्रोसेस को जानोगे, जो शेड्यूल में है, जो हो रहा है। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ी आए किसी व्यक्ति विशेष या किसी जंतु विशेष या किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या लीड करेगा? उसकी गड़बड़ी मॉलिक्यूलर प्रोसेस की जो डिविएशन आएगी, मॉलिक्यूलर बेसिस पर जो डिविएशन आएगी, वो क्या लीड करेगा? रेंडमनेस, इलनेस, दैट इज कॉल्ड डिजीज इन योर सेंस। तो समझ में आया कि डॉक्टर कैसे बनेंगे आप? कि आप शेड्यूल पढ़ेंगे तब आपका डिसऑर्डरनेस समझ में आएगा। कहता है कि ये कंडीशन डिजीज के लिए भी मॉलिक्यूलर अप्रोच लेंगे। जनरल भी आप किसी बात को जानने के लिए बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर अप्रोच लेंगे। कहता है कि दिस फिजियोकेमिकल, वही मॉलिक्यूलर अप्रोच को कहते हैं हम लोग फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इस तरह के बायोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो आपको पता चला कि हम लोग कौन से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं? रिडक्शनिस्ट, जिसमें ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और फंक्शनलिस्ट बायोलॉजी जिसमें नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो एनसीईआरटी की जो किताबें बनाई गई है वो फंक्शनलिस्ट है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। लेकिन मैं जो अप्रोच दे रहा हूं वो रिडक्शनिस्ट है, क्योंकि मैं सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल से खड़ा। द कंसेप्ट एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी। जान रहे हैं आप? इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल इज प्रोवाइडेड। कुछ नहीं समझाना हमें,
अब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पर बहुत सारे लोगों ने बहुत बात कहा, ये शब्द है रिडक्शनिस्ट, एक्चुअली पूरी साइंस ही रिडक्शनिस्ट होती है। इसलिए ये कोटेशन इस साइंटिस्ट का हमने यहां दिया है, जैकब ब्रानोस्की का। ये कहते हैं पॉपुलर क्लीच इन द फिलॉसफी से दैट साइंस इज द प्योर एनालिसिस और रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म तो साइंस क्या है? ऑलरेडी रिडक्शनिज्म है, लाइक टेकिंग द रेनबो टू पीस, जिस तरह एक इंद्रधनुष को आप अलग अलग उनके रंगों को कर दीजिए। रिडक्शनिस्ट के प्रिज्म से जब ब्राइट लाइट को आप गुजारेंगे, उससे अलग अलग लाइट निकल जाएंगे। ये एनालिसिस हुआ, यह साइंस की पढ़ाई हुई। एंड आर्ट इज द प्योर सिंथेसिस, पुटिंग द रेनबो टुगेदर। और अगर वही अलग अलग रंगों को लेकर एक जगह सजा करके आप रेनबो बना दें, तो वो आर्ट हुआ, कला हुआ। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स। दिस इज नॉट सो, ऑल इमेजिनेशन बीइंग बाय अमेजिंग नेचर। अब आए थोड़ा सा अप्रोच मैं आपको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का देता हूं। देखिए, यह है फंक्शनलिस्ट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन सिस्टम्स बायोलॉजी। तो ये कैसे बढ़ेगा? इसमें देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इस तरह की स्टडी करते हुए चलेंगे तो ये फंक्शनलिस्ट हुआ। लेकिन अगर ऊपर पॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, टिश्यू, टिश्यू से सेल, ऑर्गेनेल्स और मॉलिक्यूल्स, इस तरह की व्याख्या करें, उल्टी व्याख्या करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करें, तो आपके बायोलॉजी का नाम हो जाएगा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। आपने देखा होगा इस प्लेलिस्ट का नाम है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल ऑन द फ्रंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। What kind of the molecule found within inside of cell, and how can molecule reconstruct and reunite to form the cell and their organelles, and how can interact with inside of the cell, and what is the outcome of the cell। एक छोटी सी बात अगर आप जाने तो आपको ये पता होगा, या आज पता हो कर लीजिए कि सेल जो बना हुआ है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। और सेल क्या बनाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। सेल जिस कंस्टिट्यूएंट से बना है उसी को बनाता है। यह बायोलॉजी केमिस्ट्री है, और इन्हीं बातों को आपको समझना है और मुझे समझाना है। आप ये जानते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, तभी आपने फिजियोकेमिकल अप्रोच देखा, समझा। देखिए मैं बता रहा हूं, ये देख रहे हैं ये सारे टॉपिक लिखे हुए, ये ऊपर की टॉपिक आपको पढ़नी होती है, इसी को बायोलॉजी आप कहते हैं। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, इटीसी। ये बायोलॉजी की टॉपिक है, बायोलॉजी आप कहते हैं इसे। लेकिन सेल किससे बनता है? मैक्रोमॉलिक्यूल से। लेकिन मैक्रोमॉलिक्यूल कहां आ रहा है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जंक्शन पर आ रहा है। केमिस्ट्री के भी क्षेत्र में है और बायोलॉजी के भी क्षेत्र में है। यह मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो अपने आप में केमिकल हैं, लेकिन इनकी प्रक्रियाएं, इनकी इंटरेक्शन नॉन लिविंग से लिविंग की ओर बढ़ा देती है, ट्रांजिशन ऑफ लाइफ। मैक्रोमॉलिक्यूल से सेल का बनना, ट्रांजिशन ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री के अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल, या मैक्रोमॉलिक्यूल किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने? एटम से। अब ये एटम केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के परिधि में आता है। एटम से केमिस्ट्री शुरू होती है और फिजिक्स एटम पर खत्म हो रहा है। एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उससे भी छोटे प्रोटॉन में क्या है? क्वार्क, लेप्टॉन्स। तो आप रिडक्शनिस्ट अप्रोच को देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी पढ़ने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की रूल और प्रिंसिपल क्यों अंडरलाइन है। आर यू अंडरस्टैंड? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पर
11th में भी नोट आया, ओलंपियाड में भी पूछा, नीट में भी एक आध बार पूछा। दैट्स व्हाई माई सेल्फ स्टेटेड अबाउट द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। आपकी एनसीईआरटी की मुख्य भूमिका है आपको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बताने की। 11th में कम, 12 टोटली रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। आप जीएम रामाचंद्रन का नाम सुना होंगे। आपकी एनसीईआरटी की ये दूसरी पेज है। एक महान वैज्ञानिक की जीवनी दी गई है। मैं इस पूरी जीवनी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ लेंगे। वास्तव में जीएन रामाचंद्रन क्यों मशहूर थे, क्यों इंपॉर्टेंट थे। बीइंग ए इंडियन, जीएन रामाचंद्रन प्ले वेरी गुड रोल in the field of the biopolymer and conformational study। आपको हमने पहले भी रामाचंद्रन साहब का नाम बताया, रामाचंद्रन प्लॉट की चर्चा की है, इनकी कंट्रीब्यूशन की। फिर भी कुछ बच्चे एक आध बार फीडबैक दिए हैं कि सर थोड़ा सा रामाचंद्रन प्लॉट को एक बार और कहिए क्या है। साहब सबसे पहले तो रामाचंद्रन साहब कौन थे वो आप सामने देख रहे हैं। रामाचंद्रन साहब की डिस्कवरी क्या है ये देख लें। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। क्या डिस्कवरी था? ये जो डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। आप जानते हैं प्रोटीन की 4 तरह की संरचनाएं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हैज द 3 kind। The first one is called alpha helix, second one the beta pleated sheet, and the last one is the collagen fiber। Are you understand? So Mr. Ramachandran emphasis on the triple helical structure of collagen। ये कोलाजन की संरचना को इन्होंने देखा और इनकी लेख पब्लिश हुई नेचर में 1954। और इन्होंने क्या किया, कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को देखने के लिए यूज किया किसका, एक प्लॉट ग्राफ को, जिसका नाम इन्होंने दिया रामाचंद्रन प्लॉट, जो कि काफी मशहूर हुई वर्ल्ड में बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में। रामाचंद्रन साहब कैसे एम्फेसिस हुए? ये तो फिजिक्स के स्टूडेंट थे, इनके पिताजी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे। तो फिर रामाचंद्रन साहब फिजिक्स के वैज्ञानिक होकर के, फिजिक्स के बड़े आदमी होकर के कैसे उनने बायोलॉजी पर एम्फेसिस किया? क्योंकि फिजिक्स, प्रायः लोग फिजिक्स में कहा करते हैं, केमिस्ट्री वाले कहा करते हैं और आप लोग भी सुना करते हैं, अरे बायोलॉजी रटफट के पास कर जाने वाला है। तो भाई रामाचंद्रन साहब ने तो ऐसा नहीं सोचा था। रामाचंद्रन साहब को तो बहुत ज्यादा मिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर ही दिखा, बीइंग ए मैन ऑफ फिजिक्स। तो रामाचंद्रन साहब कहता है कि कैम्ब्रिज में लाइनस पॉलिंग, केमिस्ट्री के मशहूर वैज्ञानिक, के साथ में आए, संपर्क में आए। और लाइनस पॉलिंग साहब केमिस्ट्री के जानकार, बॉन्ड के जानकार आदमी, उनकी पब्लिकेशन थी, उन्होंने संरचना पर बात किया था अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। तो जब रामाचंद्रन साहब लाइनस पॉलिंग के संपर्क में आए, इन्होंने प्रोटीन बहुत पढ़ा, प्रोटीन में बहुत सारे इंटरेस्ट आई और उन्होंने देखा कि लाइनस पॉलिंग ने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट पर काम किया है। तो अल्फा हेलिक्स में 1 चेन, बीटा प्लीटेड शीट में 2 चेन मिनिमम। और इस तरह इन्होंने जो उससे आगे बढ़ के काम किया, जिसको कहा गया क्या, ट्रिपल कोलाजन फाइबर, जिसमें 3 चेन। यानी रामाचंद्रन साहब बीइंग इंडियन, क्योंकि जिस समय रामाचंद्रन साहब काम कर रहे थे उस समय इंडिया बहुत बड़ा, बहुत मतलब डेवलप कंट्री भी नहीं था, जस्ट आजाद हुआ था। लेकिन रामाचंद्रन साहब के पास यह क्षमता थी कि वो कर लेंगे, उन्हें विश्वास था। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने आप पर शायद विश्वास करते हो। क्या करते हैं आप लोग कि मेरा होगा मेडिकल में, मेरा होगा, यह आप प्रश्न बार बार पूछते हैं। आप किससे पूछते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा? यह खुद आप अपने आप से पूछिए। तो मैं रामाचंद्रन साहब के
कर्मण्यता के आधार पर एक लाइन आप लोगों के सामने रखा हूं, शायद आपको भी अच्छा लगे। यह रामाचंद्रन साहब के लिए लिखते हैं, लेकिन यह आपके लिए भी सोचने की बात है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिलों पर पहुंचते हैं। यह आप पर भी लागू होता है, हम पर भी लागू होता है, और महान वैज्ञानिक जीएन रामाचंद्रन पर लागू होता है। की फैक्ट अबाउट द पॉलीपेप्टाइड चेन, रामाचंद्रन साहब ने जो काम किया उसके फैक्ट क्या है? केमिकल बॉन्ड हैव द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, द पेप्टाइड बॉन्ड हैज द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मीनिंग इट इज शॉर्टर एंड रिजिड। ये देखिए यही पेप्टाइड बॉन्ड है, और आप फाई और साई एंगल की बात कर रहे थे, तो यहां एक एंगल यहां है और एक एंगल यहां है। ये क्या है? अल्फा हेलिक्स है। बार बार हमसे बच्चे लाइव इंटरेक्शन में पूछ रहे थे कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, तो देखिए अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन कहां है। साइड चेन बच्चे पूछ रहे थे कि साइड चेन किधर रहते हैं, तो देखिए कि साइड चेन कहां है, ये आर लिखा हुआ, ये साइड चेन है। हर जगह देखिए अल्फा हेलिक्स में एमिनो एसिड जुड़े हुए, तो हर जगह हर एमिनो एसिड का आर दिख रहा है। अब ये अल्फा हेलिक्स क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कहता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हेलिकल रेसिड्यू हैव द नेगेटिव फाई एंड साई एंगल, टिपिकली बीइंग वैल्यू 60 डिग्री एंड 50 डिग्री, फाई और साई के एंगल। इस तरह बीटा प्लेटेड शीट का भी होगा, कोलाजन फाइबर का भी होगा। एवरी चेन, एवरी मेन चेन between CO and NH group is hydrogen bonded to peptide bond the 4 residue। कहता है कि देखिए 1 2 3 4, ये 4 के बीच में एक बार बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इतना दूर को हम लोग एक टर्न कहते हैं। इस टर्न की लंबाई 3.6 रेसिड्यू पर टर्न है, जिसकी पूरा लेंथ क्या होता है? 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है। दो क्रॉसपॉन्डिंग एमिनो एसिड के बीच की दूरी कितना? 1.5 एंगस्ट्रॉम है। पहले भी हमने आप लोगों से कहा है, आज भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि रामाचंद्रन साहब की मुख्य काम की फैक्ट यही है, फाई साई एंगल। इसी आधार पर उन्होंने प्लॉटिंग किया। तो रामाचंद्रन प्लॉट क्या है? चलते चलते देख लीजिए रामाचंद्रन प्लॉट। Each type of secondary structure है ये characteristic combination of the phi and psi angle। देख लिया? अब तो समझ लेना होगा, आप तो बिल्कुल सिंपल बात बोल रहे हैं। ये रामाचंद्रन प्लॉट है, इसमें येलो रीजन है, रेड रीजन है। देखिए यहां लिखा हुआ है, for each possible conformation this structure examine for close contact between amino atom, contact between atom are treated as a hard a sphere with dimension corresponding to their van der Waal radii। आपने पूछा भी था पिछले दिन लाइव इंटरेक्शन में, van der Waal radii। देखिए van der Waal radii क्या है? Which can a sphere to collide correspond to the asterically discovered information of the polypeptide backbone white zone। कहता है रेड जोन में क्या है? नो एस्टेरिक हिंड्रेंस। येलो जोन में सम एस्टेरिक हिंड्रेंस, व्हाइट जोन फॉरवर्डिंग जोन। लेकिन ये सारा काम किस पर नहीं चलेगा? ग्लाइसिन पर नहीं होगा। याद रखना है, रामाचंद्रन प्लॉट ग्लाइसिन को एक्सेप्ट करके, छोड़ करके बाकी सारे एमिनो एसिड के टॉर्सन को दर्शाता है। नटसेल में हमने आपको बता दिया। अब इस प्रकार ये इंट्रोडक्शन थी आपकी एनसीईआरटी के। अब हम आते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर 8 क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज ए सेल, सेल थियरी, ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज ए सेल, कि सेल क्या है। When you look around
यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जब तुम अपने चारों तरफ देखते हो तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की वस्तुएं तुम्हें दिखती हैं। यू मस्ट हैव वॉन्डर्ड एंड आस्क योर सेल्फ, व्हाट इज द मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, कि वह क्या चीज है, वो कौन सी क्षमता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग सजीव बनाती है। या ऐसे बोलो कि सजीवों और निर्जीवों में क्या अंतर है, कौन सी क्षमता उनकी है जिससे वो सजीव कहलाते हैं और वो क्षमता लूज कर देते हैं, या वो क्षमता नहीं है तो वो निर्जीव कहलाते हैं। और what is it that inanimate thing does not have which living thing has? वही बात हुआ जो बताया आपने। The answer to this is the presence of the basic unit of life. इसका आंसर क्या है? Presence of basic unit of life. Nothing else cell. वो क्या है? Cell. The cell in all living organism. All organisms are composed of cell. Some are composed of single cell, means organism. Some organism composed of single cell that are called the unicellular organism. But in other hand, some are composed of the many cell, more than one cell. Hence called the multicellular organism, nothing else. At the first yourself also listen my point. If the cell is the basic unit of the life, that is the life has the two kind. One is the unicellular life and another is the multicellular life. And the cellular life is the synonyms of organism. The all organisms are composed of cell. Some are composed of single cell and are called unicellular organism, while other like us, हम लोगों के जैसा, composed of many cell, they are called multicellular organism. तो आपने यूनिसेलुलर की बात समझी कि एक सेल का बना हुआ लाइफ यूनिसेलुलर, but the many million, billion, trillion cell are also unite to each other and form the multicellular organism. What is their pattern of the organization? तो थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे, सेल एंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट करके मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल या पॉलीमर, एंड दिस पॉलीमर आर एग्रीगेट टू द फॉर्म द सेल. Aggregation of the cell is the tissue, and aggregation of the tissue is the organ, and aggregation of the organ is the organism. Likewise, aggregation of the organism is the population, and the aggregation of the different population is the community, and the aggregation of the community is the ecosystem. तो आपने देखा कि सेल से नीचे की जो सारे एंटाइटी है वो नॉन लिविंग है, और मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बनना यानी ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग। बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूं कि व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन द बायोमॉलिक्यूल एंड द सेल. Why you are at the first? Watch out the biomolecules, because the biomolecule unite to form the cell by which the non-living transform into living. This stage is called transition from non-living to the living. Are you understand? तो आपने ये जाना कि सेल की अस्तित्व क्या है, सेल कहां है, बेसिक यूनिट क्यों है, क्योंकि किसी दिन मैक्रो मॉलिक्यूल को आप बेसिक यूनिट नहीं मान लेंगे. ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, और ये सेल से लिविंग शुरू हो रहा है. ये हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन. चलो थोड़ी सी बात देखो कि ये सेल, तो वास्तव में सेल कितने तरह के होते हैं. तो बेटा दो तरह के सेल होते हैं. क्या प्लांट और एनिमल? नो. एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल. और यूकैरियोटिक सेल होते हैं बेसिकली दो तरह के, प्लांट और एनिमल. इतनी बात आप लोग पहले से पढ़ के आए होंगे. आपके दिमाग में तीन तरह के सेल होंगे, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जिसको मैं इधर दिखा रहा हूं. Then we are going to discussing what is the similarity, what is the relation between the biomolecule and the cell.
कि सेल और बायोमॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। चलो इसको देखते हैं। आप अभी तक हमसे कन्विंस हो चुके हैं कि सेल और बायोमॉलिक्यूल के बीच में रिलेशनशिप है, क्योंकि सेल बना है बायोमॉलिक्यूल से और सेल बनाता है बायोमॉलिक्यूल को। कितनी बढ़िया विडंबना है कि सेल बना है बायोमॉलिक्यूल से, सेल बनाता है बायोमॉलिक्यूल को। तो सेल अगर बायोमॉलिक्यूल से बना है और सेल बनाता है, तो पहले आज देखते हैं हम लोग कि कैसे बायोमॉलिक्यूल से सेल बना है। तो 4 लेवल को दिखा रहा हूं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। मोनोमेरिक लेवल, न्यूक्लियोटाइड याद आया? अमीनो एसिड, प्रोटीन का मोनोमेरिक फॉर्म, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए का मोनोमेरिक फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमेरिक फॉर्म। तो आपने सब कुछ पढ़ा है, शुगर भी पढ़ा है, एमिनो एसिड पढ़ा है और न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है। न्यूक्लियोटाइड कैसे क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए कहां बनाएगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहां रहेगा? न्यूक्लियस में। एमिनो एसिड क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन कहां रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल की दीवार है, सेल की बाउंड्री है, लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल। शुगर कहां रहेगा? सेलुलोज में। सेलुलोज क्या बनाएगा? सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल एंड सम बैक्टीरियल सेल अलोंग विद द फंगल सेल। आपने देखा छोटी सी बात। तो अगर हम इस तरफ से लेवल 1 से 2 और 3 और 4 की ओर जाएंगे तो ये फंक्शनलिस्ट बायोलॉजी हुई, और लेवल 4 से 3 और 3 से 2, 2 से 1 की ओर आएंगे तो ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी हुई। लेकिन आप देख रहे हैं, आप सोचिए कि आज मुझे कितनी कठिनाई होती अगर मैं आज सेल बताता और हमको ये बताना होता कि न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड और शुगर क्या है। लेकिन आज कोई कठिनाई नहीं है, आप सारे टर्मों को जान रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड समझ रहे हैं, डीएनए समझ रहे हैं, क्रोमोसोम समझ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ रहे हैं, प्रोटीन समझ रहे हैं, सेलुलोज, शुगर और सेल वॉल समझ रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसा, इसलिए मेरा काम आसान है। और ये हमारी फिगर ये बता रही है कि मोनोमर पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स यूनाइट होकर सेल बनाते हैं। यानी हमारी बातें समझ में आ गई हायरार्की कि बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द सेल। एक दूसरी फिगर का सहारा लिएंगे। देखिए इसमें दे रहे हैं हम कि सेल के अंदर क्या है? ग्लूकोज, डीएनए, लिपिड, इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लैक्टोसामाइन, ये सारे बायोमॉलिक्यूल हैं और क्या बना रहे हैं? सेल को बना रहे हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बायोमॉलिक्यूल एंड द सेल? ऑल ऑफ यू नो and have the good understanding about that. अब शेल, ये बायोमॉलिक्यूल से जो सेल बना और सेल की आगे की फेट क्या है, इसको मैं डिपिक्ट कर रहा हूं एक फिगर के द्वारा। आपको हायरार्की लेवल को फिर से दिखा रहा हूं। पहला क्या है? मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द केमिकल लेवल. Atom join to form the molecule. The macromolecule is a large molecule such as the protein and DNA. Are you understand? And the macromolecule form organelles. And organelles form the cell, cellular level. पूछा जाएगा cellular level of hierarchy. क्योंकि यूनिसेलुलर लाइफ होगा तो सेलुलर लेवल तक ही हायरार्की होगी, और मल्टी सेलुलर होगा तब यहां तक हायरार्की होगी. Atom and molecule make up to the cytoplasm and form the organelles such as the nucleus, mitochondria, the site of energy transformation. Organelles perform various functions of the cell. When cells are organized to each other, ये organelles क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल के अंदर है. इसके जैसे और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल बनाए, इसमें एक है न्यूक्लियस. अब ऐसा बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाएंगे, क्योंकि अब ये सेल का नाम हो गया बोन सेल, क्योंकि बोन टिश्यू में पाया जाने वाला सेल बोन सेल. एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाने वाला एपिथेलियल सेल. तो सेल से टिश्यू, तो सेल से टिश्यू बना. अब ये टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन, बोन को बनाएगा. ऑर्गन क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम बना लिया. सो मेनी काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. That is a multicellular organism, not unicellular.
ये बहुकोशिकीय प्राणी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप में रहेगा तो नाम क्या होगा? पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन और सारे पॉपुलेशन के साथ, जिराफ के पॉपुलेशन, पेड़ के पॉपुलेशन के साथ एक साथ जब जंगल में रहेगा तो नाम क्या होगा? कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी के साथ वहां पर जो भी पानी, हवा, आवास होगा, उन सबको मिला के नाम होगा इकोसिस्टम। अब बहुत सारे इकोसिस्टम से मिलकर क्या बना है? अर्थ या बायोस्फीयर। तो जीव कैसे इस ग्लोब पर अरेंज है? क्या है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म? आप लोगों ने इस हायरार्की से समझा। दैट इज द कॉल्ड हायरार्की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइफ व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द सेल। दैट्स व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। साइज ऑफ सेल पर थोड़ी चर्चा करो। देखो, ये आंख जहां तक दिख सकता है वो हिस्सा है, लाइट माइक्रोस्कोप जहां तक दिख सकता है वो हिस्सा है, बाकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे छोटा एटम, एटम से बड़ा स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, उससे बड़ा लिपिड, लिपिड से बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल, उससे बड़ा वायरस, कोरोना वायरस, याद है ना? वायरस से बड़ा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स, और उससे बड़ा सेल यूकैरियोटिक सेल। द शेप ऑफ सेल, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं नट सेल में इन बातों को बोलते चला जा रहा हूं। द ऑर्गेनाइजेशन, हमने वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन अभी पीछे हाथी वाले केस में दिखाया था वही बात यहां है, लेकिन यहां साइड बाय साइड लाइफ के प्रत्येक हिस्से में ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा हूं। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो यहां देखिए ये मॉलिक्यूल जरूर है, सेल इधर भी बनाया, एनिमल सेल इधर बनाया, प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट और एनिमल ऑर्गन, प्लांट्स ऑर्गन, लीफ बना लिया। एनिमल ऑर्गेनिज्म जेब्रा, प्लांट ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, प्लांट की पॉपुलेशन, जेब्रा की पॉपुलेशन। अब ये दोनों आपस में जहां मिल गई वहां कम्युनिटी, और कम्युनिटी एबायोटिक हैबिटाट, वहां के वातावरण से मिल गई इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम पूरे ग्लोब पर फैला हुआ है, बायोस्फीयर। तो ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन हुई, इसको हम लोग कहेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की। ऑर्गेनिज्म तक तो कॉमन है, ऑर्गेनिज्म से दो ब्रांच हो गए, एक इकोलॉजिकल हायरार्की और दूसरा टेक्सोनॉमिक हायरार्की। कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन उनको आप वर्गीकृत कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक हायरार्की है, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बट ऑल आर बेस्ड अपॉन सेल। My dear people, keep in your mind, Master told to you time without number to the very important. What is the cell and why play important role in the developing biology? तो टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो ये सारी हायरार्की आपने पहले भी समझा है, अभी पीछे समझाया था। टैक्सोनॉमी देखिए, अब ऑर्गेनिज्म, कुत्ता एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इस विश्व में कुत्ते की जितनी भी जीव हैं, कुत्ते जैसे, कुत्ते जितने भी कुत्ते हैं, उनको मिला के हम एक स्पीसीज कहते हैं, और स्पीसीज के एक मेंबर को इंडिविजुअल कहते हैं, ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। तो एक जेब्रा, तो ये एक जेब्रा जो है, यहां तो अगर जहां पर थोड़े दूर में जहां पर रहेगा वहां तो पॉपुलेशन बनाएगा, लेकिन वर्ल्ड के सारे जेब्रे मिलकर के क्या बनाएंगे? स्पीसीज। एक से ज्यादा सिमिलर स्पीसीज को कहां रखते हैं? जीनस में। एक से ज्यादा जीनस को रखते हैं फैमिली में, एक से ज्यादा फैमिली को ऑर्डर, एक से ज्यादा ऑर्डर क्लास, एक से ज्यादा ऑर्डर फाइलम, एक से ज्यादा फाइलम किंगडम, एक से ज्यादा किंगडम डोमेन, और एक से ज्यादा डोमेन लाइफ या बायोडाइवर्सिटी। इधर था बायोस्फीयर और इधर है क्या? बायोडाइवर्सिटी, लाइफ। तो लाइफ क्या है? तो स्पीसीज से लाइफ तक कैसे जा रहे हैं और सेल से स्पीसीज तक कैसे जा रहे हैं, इसके द्वारा आप लोगों ने देखा। अब आए देखते हैं व्हाट इज द सेल, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आप अभी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो अब सेल क्या है?
तो देखिए क्या कहता है आपकी एनसीईआरटी, क्या बोल रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, 2 पॉइंट है, इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। एक सेल अगर अकेले रहे तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरा क्या है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ इज नथिंग बट द मेटाबॉलिज्म, होमियोस्टेसिस एंड रिप्रोडक्शन, and all of you know about that. What is the metabolism? Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of living cell. Cell क्या है? Cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organism, whether organism either unicellular or multicellular। यहां नीचे दिए गए सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया, क्योंकि अभी बोले थे सेल 2 तरह के, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, अमीबा यूनिसेलुलर, यूग्लिना यूनिसेलुलर, पारामीशियम यूनिसेलुलर, शेप ऑफ सेल। थोड़ा देर पहले साइज ऑफ सेल देखा था, अब देख शेप ऑफ सेल। देखो शेप ऑफ सेल, सेल तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल है, इसमें कुछ प्लांट सेल है, कुछ एनिमल सेल है, सब सेल है लेकिन शेप अलग अलग है। ये क्या है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, राउंड एंड बाइकनकेव पूछेगा। डब्ल्यूबीसी एमीबोइट, कॉलमुनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो, मेजोफिलिन प्लांट राउंड एंड ओवल, ट्रैकिड्स इन द जालम टिश्यू, elongated nerve cell in brain, branched, these are the different form of the cell। आगे की लाइन एनसीईआरटी बोलती है व्हाट इज अ सेल के बाद कि एंटोन वन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ द डिस्क्राइब ए लाइव सेल, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। कोई बड़ी बात नहीं है, सब आप लोग जानते होंगे। The invention of the microscope and important leading to electron microscope revealed all the structure detail in cell। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कौन कौन लिविंग सेल को देखा था उसको मैं दिखा रहा हूं। व्हाइट ब्लड सेल पूछा गया था एक बार, रेड ब्लड सेल, ईस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। ये बार बार पूछा जाता है कि ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ को उन्होंने पहले देखा था। चलिए चलते चलते एक छोटी सी सेल डिस्कवरी की हिस्ट्री जान ले। आप जानते ही होंगे, मैं जस्ट एक बार याद दिलाता हूं। रॉबर्ट हुक, वाई इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल बट डिड सेल इन द कॉर्क प्लांट सेल। द एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द पॉन्ड वाटर। मैथ्यू स्लाइडेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द प्लांट, कंट्रीब्यूटर ऑफ द सेल थियरी। थियोडोर श्वान conclude that all animal are made up of the shell। दोनों मिलकर सेल थियरी दिए थे और रुडोल्फ विर्चॉ ने इनके थियरी को मॉडिफाई किया और मॉडर्न सेल थियरी कहा, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ऑल द सेम केम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज द सेल थियरी, मॉडर्न सेल थियरी। ओमनिस सेलुलाe सेलुली, इनकी बातें थी। वास्तव में रुडोल्फ विर्चॉ ने दिया था थियरी सेल लाइनाज थियरी, सेल लाइनेज थियरी, और सेल लाइनेज थियरी ने मॉडिफाई कर दिया सेल थियरी को और बन गया मॉडर्न सेल थियरी। लाइन मुर्गेलिस said that the certain organelles tiny structure within some cell were once free living cell themselves। तो ये छोटी बातें हैं कि सेल की हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेल की क्या है। अब सेल एंड ऑर्गेनिज्म, अभी तो आपने पढ़ा था कि सेल से सारे ऑर्गेनिज्म जो बने हुए हैं वो या तो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है कितने तरह के। तो अभी सेल एंड ऑर्गेनिज्म के लिए जो न्यूली आपको बात मैंने दिया, ये 6 किंगडम, ये पूरे सेल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल से बने हुए हैं वे 6 किंगडम में बटे हुए हैं। अभी आपने देखा था कि स्पीसीज से जीनस, जीनस से ऊपर
फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर क्लास, क्लास से ऊपर फालम या डिवीजन, फालम से ऊपर किंगडम और किंगडम से ऊपर डोमेन। तो ये देखिए यहां 6 किंगडम की चर्चा। आपकी एनसीईआरटी 5 किंगडम पर आधारित है, लेकिन उसमें 6 किंगडम की चर्चा हल्की की गई है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बता दूं कि सेल एंड ऑर्गेनिज्म, तो ये 6 किंगडम 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये आर्कियोबैक्टीरिया जो है क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गया आप लोगों को? यू बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। तो 2 किंगडम प्रोकैरियोट के लिए है, दोनों यूनिसेलुलर हैं। अब ये प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मेजोकैरियोटिक, तीसरे तरह का सेल आ गया। इसलिए अब सेल एंड ऑर्गेनिज्म के आधार पर आपको अपने दिमाग में रखना कि एटलीस्ट 3 काइंड ऑफ द सेल आर फाउंड। द फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड वन इज द मेजोकैरियोटिक, द लास्ट वन इज द यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन आ गया, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मेजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्लांटी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, एनिमलिया मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। यानी मल्टीसेलुलर के 3 क्लास आ गए, 3 किंगडम आ गए, और यूनिसेलुलर के 1 किंगडम आ गए, और 4 किंगडम यूकैरियोट के लिए आ गए, और 2 किंगडम प्रोकैरियोट के लिए आ गए। तो देखिए अब इस 6 किंगडम को 3 डोमेन में बांटा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं 3 डोमेन ऑफ लाइफ। तो पहला डोमेन का नाम है यूकैरिया, दूसरे डोमेन का नाम है बैक्टीरिया, और तीसरे डोमेन का नाम है आर्किया। यूकैरिया डोमेन यानी सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, तो 4 किंगडम उसमें गया। आर्किया डोमेन में 1 किंगडम और बैक्टीरिया डोमेन में 1 किंगडम गया। इस प्रकार आज की बातें आप लोगों ने हमारी समझी कि मैं यहाँ से आपको केवल सेल इंट्रोड्यूस करना चाहता था, और सेल क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कितने रास्ते यहां से खुलेंगे, यह बात मैं बताना चाह रहा था। तो चलते चलते ओवरव्यू के रूप में हम लोगों ने देखा कि सेल तो 3 तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक, मेजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे, हमसे पूछे सर मेजोकैरियोटिक नया नाम दिए, घबराने की कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे उसको बताऊंगा। यह अलग दिगर बात है कि मेजोकैरियोटिक पर बहुत कम काम हुआ है, लेकिन मेजोकैरियोटिक सेल भी होते हैं, मेजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। बेसिकली मुख्य किताबों में 2 तरह के सेल दिए हुए हैं, आप लोग भी जानते होंगे, इसलिए मैं 2 ही तरह के लेके भी चल रहा हूं, लेकिन आप दिमाग में डाले 3 तरह। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में मुख्यतः 2 तरह के हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। यहां भी 3 तरह के होते हैं, फंगल सेल। तो धीरे धीरे मैं उन बातों को इनलार्ज करूंगा। तो आप देख रहे हैं, अब सबसे पहले हम लोग इसके बाद जानेंगे कि सेल थियरी क्या है। और सेल थियरी आप लोग भी जानते हैं, लेकिन सेल के बारे में जब डिटेल हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, क्योंकि वो सिंपलेस्ट सेल है, और यूकैरियोटिक सेल थोड़ा एडवांस है, और मेजोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट से एडवांस, यूकैरियोटिक से थोड़ा पीछे है। देखिए ये सिंपलेस्ट सेल है, ये एक बैक्टीरिया का फोटो है। तो बैक्टीरिया भी है, वो एक ऑर्गेनिज्म भी है और एक सेल भी है। यहां ऑर्गेनिज्म की जितनी फिजियोलॉजी होगी वो सब सेल की फिजियोलॉजी होगी। ग्रोथ होगा ऑर्गेनिज्म का तो हम कहेंगे सेल का ग्रोथ हो रहा है। रिप्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिज्म का तो कहेंगे सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कंफ्यूज्ड रहते हैं। या धीरे धीरे हम सेल पढ़ा के आपके बातों को क्लियर करेंगे। देखिए ये बैक्टीरिया है, ये सब इसकी संरचना दिखाएं, और देखिए बैक्टीरिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, जो कि बायोमॉलिक्यूल है। many thanks for today. My next chapter or the next topic is the cell theory. Okay.